18 जुलाई 2023 को सभी की निगाहें विपक्ष और एनडीए की बैठकों पर थी। एक तरफ बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल एक साथ आए और इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के गठन की घोषणा की। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में 38 दल उपस्थित थे। मतलब ये हुआ कि देश की 64 पार्टियों ने अपना कुंबा चुन लिया है, अपनी साइड चुन ली है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही ग्रुप तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन देश की कई ऐसी प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इन दोनों गुटों की गुटबाजी से अलग है। जो पार्टियां किसी भी गुट के साथ नहीं है, उसके पीछे कई वजह है। राज्यों में चल रही राजनीति, खास दलों के साथ समीकरण या फिर न्यूट्रल दिखने की कोशिश। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सी पार्टियां हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा फिलहाल नहीं है। सबसे पहली पार्टी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। मायावती एकला चलो की राह पर है। मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी कभी भी एनडीए का हिस्सा नहीं रही है, लेकिन फिलहाल वो इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस में शामिल नहीं है। मायावती ने अपने 67वें जन्मदिन के मौके पर कहा था कि बीएसपी इस साल होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी का मानना है कि उसे किसी दल के साथ गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं मिलता। बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टियों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरे साथ वाले दल के वोटर बीएसपी को वोट नहीं करते हैं। हालांकि 2014 में उत्तर प्रदेश में 0 सीट जीतने वाली बीएसपी को 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी साइकिल की सवारी रास आई थी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो बीएसपी को यूपी में 0 से 10 सीटों पर जीत हासिल हो गई थी। हालांकि वो गठबंधन चुनाव के बाद टिक नहीं पाया। बीएसपी ने पिछले कुछ वक्त पहले ही अपना स्टैंड साफ कर दिया था कि वो किसी भी पक्ष का हिस्सा नहीं बनने जा रही है, साथ ही उसे कोई निमंत्रण भी नहीं मिला है। वहीं अगर बीएसपी की ताकत की बात करें तो सियासी आधार उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश भर के राज्यों में भी बीएसपी कमजोर होती गई है। दलित वोट बैंक भी मायावती से छिटक चुका है। वहीं बीएसपी की विरोधी समाजवादी पार्टी विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में बीएसपी फिर एसपी के साथ गठबंधन के मूड में नहीं है। शायद इसलिए भी उसने इंडिया में आने की कोशिश ना की हो और शायद मायावती के रुख को देखते हुए भी इंडिया वालों ने उन्हें आमंत्रण नहीं दिया है। अब बात करते हैं जनता दल सेक्युलर। कर्नाटक की जेडीएस पहले कांग्रेस और बीजेपी के साथ गठबंधन का हिस्सा रही है, लेकिन 18 जुलाई को जेडीएस के सबसे बड़े चेहरे एचडी देवेगौड़ा और एचडी कुमारस्वामी दोनों में से कोई भी किसी भी गठबंधन की बैठक में नहीं दिखे। वैचारिक रूप से जेडीएस कांग्रेस और लेफ्ट संगठनों के करीब देखी जाती रही है। साथ ही जेडीएस की सेक्युलर छवि की वजह से उसे मुसलमानों का भी समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में जेडीएस का बीजेपी के साथ कोई तालमेल बैठता नहीं दिखता। हालांकि 2006 में कर्नाटक में सत्ता में आने के लिए जेडीएस ने कुछ समय के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन वो भी ज्यादा कामयाब नहीं हो सका। हालांकि एक बार फिर चर्चा है कि साल 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बुरी हार और चुनाव में मुस्लिम वोटरों का कांग्रेस की तरफ झुकाव को देखते हुए जेडीएस बीजेपी के साथ पूर्ण गठबंधन पर विचार कर रही है। इसके अलावा जेडीएस का बीजेपी के साथ जाने के अटकलों के पीछे एक अहम वजह यह है कि दक्षिण कर्नाटक, जो कि जेडीएस का गढ़ माना जाता है, वहां कांग्रेस से उसका असल मुकाबला रहा है, जिस वजह से जेडीएस का झुकाव एनडीए की ओर हो सकता है। हालांकि कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने हाल ही में कहा था कि किसके साथ गठबंधन करेंगे ये तय करना जल्दबाजी होगी। मतलब फिलहाल जेडीएस वेट एंड वॉच के मूड में है। अब शिरोमणि अकाली दल की स्थिति समझते हैं। बीजेपी के पाले में वापस लौटने की अफवाहों के बावजूद शिरोमणि अकाली दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की बैठक से दूर रहा। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने विपक्ष की बैठक का हिस्सा भी नहीं बनने का फैसला किया है। शिरोमणि अकाली दल का एनडीए में वापसी न करने के पीछे एक ही वजह किसान आंदोलन माना जा रहा है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जाकर सितंबर 2020 में एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। वहीं बीजेपी ने भी ऐलान किया था कि वो पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। शिरोमणि अकाली दल के विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने के पीछे
एक अहम वजह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी है, क्योंकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का मुकाबला आप और कांग्रेस से ही है। अगली पार्टी बीजू जनता दल। जब विपक्षी एकता के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर में घूम रहे थे, तभी ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक से उनकी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के तुरंत बाद ही नवीन पटनायक ने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। हालांकि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि वो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिर साफ कर दिया कि बीजेडी लोकसभा और विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ेगी, जैसा कि उसने हमेशा किया है। बीजेडी का रुख हमेशा से ही न्यूट्रल रहा है। बीजेडी 25 वर्षों से ओडिशा में सत्ता में है। बीजेडी के मुताबिक एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते उसकी अपनी नीतियां हैं और वो केंद्र सरकार को मुद्दा आधारित समर्थन देती रही है। हालांकि बीजेपी से नवीन पटनायक की करीबी भी देखी गई है, जिसका नतीजा ये रहा था कि 2019 में बीजेडी ने बीजेपी के लिए एक राज्यसभा सीट छोड़ दी थी। इसी सीट से ब्यूरोक्रेट से नेता बने अश्विनी वैष्णव चुनाव जीते थे और अब रेल मंत्री हैं। लेकिन फिलहाल अब बीजेपी ओडिशा में बीजेडी की मुख्य प्रतिद्वंदी है। नवीन पटनायक की राजनीतिक ताकत की बात करें तो लोकसभा में उनके 12 सांसद हैं और मौजूदा समय में राज्य की 146 विधानसभा सीटों में से 112 सीटें बीजेडी के पास है। अब बात करते हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM भी ना इंडिया गुट का हिस्सा है और ना ही एनडीए का हिस्सा है। AIMIM के एकमात्र सांसद असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना विधानसभा में उनके 7 विधायक हैं। इसके अलावा तेलंगाना के बाहर AIMIM महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा में भी अपनी हाजिरी लगा चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बड़ी मुस्लिम आबादी के बीच भी AIMIM अपनी पहुंच बनाती दिखती है। बता दें कि भले ही विपक्षी दलों ने अपनी बैठक में ओवैसी को नहीं बुलाया हो, लेकिन AIMIM पहले कांग्रेस की सहयोगी थी। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के साथ आ गए। AIMIM बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही हमलावर रहती है। साथ ही दोनों पर मुसलमानों के साथ पक्षपात करने का आरोप भी लगाती है। वहीं कांग्रेस AIMIM को बीजेपी की बी पार्टी कहती है। अगली पार्टी YSRCP। बीजेपी की नीतियों को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली YSRCP कांग्रेस पार्टी यानी युवा जना श्रमिक रेतु कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन राज्य स्तर पर YSRCP ने बीजेपी से कुछ दूरी बनाए रखी है। जहां तक विपक्ष की बैठक का सवाल है, जगन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस है। जगनमोहन रेड्डी ने नवंबर 2010 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, क्योंकि उनके पिता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की मृत्यु के बाद पार्टी ने उन्हें CM पद देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से कांग्रेस और जगनमोहन रेड्डी के बीच दूरी बढ़ गई। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी YSRCP को निमंत्रण नहीं दिया गया था। जगन की ताकत की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की सरकार है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में 175 सीटों में से जगन की पार्टी के पास 151 सीटें हैं, जो कि पिछले चुनाव से 84 सीटें ज्यादा थी। फिलहाल क्षेत्रीय पार्टियों से उनकी तुलना की जाए तो लोकसभा में YSRCP के 22 सांसद हैं। ऐसे में भले ही वह एनडीए में शामिल न हो, लेकिन कई मुद्दों पर मोदी सरकार का समर्थन करते रहे हैं। अब समझते हैं भारत राष्ट्र समिति पार्टी की स्थिति। विपक्ष और एनडीए की बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के नेतृत्व वाले बीआरएस की गैर मौजूदगी कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। तेलंगाना में इस साल चुनाव होने हैं और कांग्रेस वहां प्रमुख प्रतिद्वंदी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पहले स्पष्ट कर दिया है कि केसीआर बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने बीआरएस पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया था। वहीं बीजेपी भी अपने आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से तेलंगाना में पैठ बनाने की रणनीति बना रही है। हाल ही में एक रैली में पीएम मोदी ने केसीआर पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और अपने परिवार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। इन सब के अलावा केसीआर ने भी बीजेपी की केंद्रीय नीतियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और उस पर संघवाद को कमजोर करने का आरोप भी लगाया है। राजनीतिक ताकत की बात करें तो तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 88 पर बीआरएस के विधायक हैं। वहीं पिछले चुनाव में केसीआर ने 63 सीटें जीती थी। वहीं लोकसभा में केसीआर के 9 सांसद भी हैं।
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बदरुद्दीन अजमल की AIUDF को NDF की बैठक में निमंत्रण न मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि असम में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी BJP और उसकी नीतियों की जानी मानी आलोचक है। हालांकि विपक्षी बैठक में भी AIUDF को आमंत्रण नहीं दिया गया था। दरअसल AIUDF विधायक और पार्टी महासचिव अमीनुल इस्लाम ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि पार्टी प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में AIUDF के एक प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और NCP प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। अजमल और नीतीश की मीटिंग के बाद अब यह माना जा रहा है कि AIUDF 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP विरोधी महागठबंधन का हिस्सा होगी, लेकिन AIUDF को न ही पटना में हुई विपक्षी बैठक में बुलाया गया और न ही बेंगलुरु में। इसकी वजह कांग्रेस के साथ उसका रिश्ता हो सकता है। दोनों दलों ने 2021 असम विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा था, फिर भी BJP को सत्ता में आने से रोक नहीं पाए थे, जिसके बाद से दोनों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। बता दें कि असम में AIUDF के 16 विधायक और एक सांसद है। AIUDF और AIMIM को विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं करने पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस की इंडिया में मुसलमान वोट बैंक का टैग लगी पार्टियों को जगह नहीं दी गई है, जबकि हिंदुत्ववादी शिवसेना इसी गठबंधन में शामिल है।